Assalamualaikum. This is ATC Part 1 States, Section C, Soft Target Paper. Question number 1A देख लेते हैं. Find the number of permutation of the word Kareem, University, Profession, Lemon. हमें 4 नाम दिए हुए हैं. Find the number of permutation of the word. ये जो वर्ड दिए हुए हैं हमें परमुटेशन के नंबर फाइंड आउट करने हैं. वो हम किस तरीके से करेंगे? हमने पहला नेम ले लिया भाई करीम. सॉल्यूशन. सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ये जो अल्फाबेट है मतलब ये जो वर्ड है हम देखेंगे कि ये कितने अल्फाबेट पे बना हुआ है. ठीक है ना. तो ये अगर देखा जाए तो 5 अल्फाबेट हैं. 1 2 3 4 5. ये 5 अल्फाबेट हैं. तो हमने दे दिया कि n = 5. n क्या कहलाएगा हमारा कि ये जो वर्ड है पूरा ये कितने अल्फाबेट पे बना हुआ है. तो हमने लिखा भाई 5 अल्फाबेट पे बना हुआ है करीम वर्ड. तो n कहलाएगा 5. ठीक है. सबसे पहले हमें n चाहिए तो हमने n निकाल लिया. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे ये जितने भी अल्फाबेट है मतलब इस वर्ड में जितने भी अल्फाबेट है ना हम देखेंगे कि वो कितने कितने टाइम है. ठीक है. अब हम उसकी क्वांटिटी पता लगाएंगे. तो सबसे पहले हमने n1 = k लिख दिया कि k. अब देखेंगे कि इस पूरे वर्ड में जो करीम नाम है एक इसमें k कितनी दफा आ रहा है. तो हमने देखा एक ही दफा आ रहा है k तो हमने 1 लिख दिया. n2 में हमने a लिया. सही है. a हम देखेंगे भाई कितनी दफा आ रहा है. a भी एक ही दफा आ रहा है 1 टाइम ही आ रहा है तो हमने 1 लिख दिया. n3 लेंगे r. ठीक है. 1 बाय 1 हम वर्ड लेते रहेंगे और उसको हम ये बताते रहेंगे कि भाई ये वर्ड जो है ये अल्फाबेट जो है इस वर्ड में ये कितनी दफा है और जितनी भी दफा होगा वो नंबर हमें यहाँ लिखने हैं. अब के जो है ना वो एक ही दफा है. ए भी एक ही दफा है. आर है वो भी एक ही दफा है इसलिए n3 r हो गया. और जितने भी वर्ड उठाते रहेंगे हम उसको n1 n2 n3 n4 का नाम देते रहेंगे. अब n4 लिख के हमने i लिया. i भी देखा हमने 1 टाइम ही है. फिर n5 हमने m लिया. यहाँ पर m भी एक ही दफा है. बस 5 वर्ड हैं और 5 जो मतलब 5 अल्फाबेट हैं ये. ठीक है. और 5 अल्फाबेट सिर्फ 1 टाइम ही है. ठीक है. तो ये जो पूरा वर्ड है ये 5 अल्फाबेट पे बना हुआ है और इसमें जितने भी अल्फाबेट है वो 1 टाइम ही है. ठीक है. हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब भी परमुटेशन के नंबर फाइंड आउट करने होते हैं हमें तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. p = n परमुटेशन अपॉन जितने भी ये n1 n2 n3 n4 n5 है हम ये लाइन से लिख देंगे भाई n1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n2 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n3 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n4 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n5. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ 5 तक है इसलिए n5 परमुटेशन. p = n क्या है हमारा ये 5. हमने 5 परमुटेशन लगा दिया इसके साथ. ठीक है. अपॉन n1 n2 n3 n4 n5 ये सब 1 है तो हमने दिया 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन. ठीक है. p = 5 का परमुटेशन आप लेंगे तो 120 आएगा. सही है. 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा. मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही आ गया. 1 का परमुटेशन लेंगे 1 ही आ गया. मल्टीप्लाई का साइन आ गया. 1 परमुटेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन 1. p = 120 ऐसे आ गया. ये आपस में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया. तो इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो p = 120. तो करीम का जो परमुटेशन के नंबर हमने फाइंड आउट करें वो हम करें हमने 120. ठीक है. परमुटेशन लेना अगर आप नहीं है तो आप ग्रुप पे पूछ लेगा. मैं ग्रुप पे आपको बता दूंगी क्योंकि ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से लेंगे. ठीक है. परमुटेशन की एक कैलकुलेशन ये भी होती है. इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है. अगर हम जैसे रफ कॉलम है. ठीक है. अगर ऐसे रफ करें हम तो जैसे कि 120 का हम परमुटेशन ले रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से करेंगे कि 120 को मल्टीप्लाई करेंगे. इससे छोटा क्या है 119 फिर 1118 मतलब हम लाइन से इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे कि 118 से पहले क्या आता है 17 आता है. 117 से पहले क्या आता है 116 आता है. 116 से पहले क्या आता है 115 और ये हमें चलते रहना है. ये हमें स्टॉप का करना है 0 पे मतलब 1 पे हमें स्टॉप करना है. ठीक है. और ये हम मतलब ऑपोजिट जो है ना मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो है ना जब भी हमें परमुटेशन पूछी जाए और इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं बताएंगे. हम डायरेक्ट क्या करेंगे कैलकुलेटर से लेंगे. जैसे 125 का मैंने परमुटेशन कैलकुलेटर से लिया तो 120 आया. तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको नहीं आता कैलकुलेटर से परमुटेशन निकालना तो आप लोग ग्रुप पे पूछिएगा. मैं ग्रुप पे बता दूंगी आप लोगों को. सही है. तो इसका आंसर जो है p = 120. अब दूसरा जो नेम है वो यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी भी इसी तरीके से होगा. ठीक है.
नंबर 2 है यूनिवर्सिटी। सॉल्यूशन। अब एन का मतलब मैंने बताया था कि वर्ड जितने भी अल्फाबेट पे बना हुआ है उसको कहेंगे, मतलब यहाँ पे जो अल्फाबेट की क्वांटिटी है ना उसको हम एन कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 अल्फाबेट है। जो यूनिवर्सिटी जो एक वर्ड बना हुआ है वो 10 अल्फाबेट पे बना हुआ है, तो हमने एन इजिकल टू 10 लिख दिया। फिर हमने एन1 लिखा, हमने यू उठाया, यू देखेंगे भाई कितनी दफा है, वन टाइम ही है। फिर एन2 क्या उठाया हमने, एन कितनी दफा है, एक दफा है। फिर हमने n3 करके आई लिया, सही है, ये n3 हो गया। और फिर हम आई लेंगे, आई अगर देखा जाए तो 2 टाइम आ रहा है, तो हमने लिखा भाई 2 टाइम है। फिर क्या लेंगे, n4 क्या है हमारा, v कितने दफा है, 1 टाइम है, ठीक है। v के बाद हमने e उठाया, उसको n5 का नाम दिया, e भी 1 टाइम है, हमने 1 टाइम लिख दिया। n6 इजिकल टू r इजिकल टू 1, r भी 1 टाइम ही है। S n7 क्या हो गया, S भी 1 टाइम ही है। n8 इजिकल टू t उठाया, t भी 1 टाइम ही है। n9 इजिकल टू y लिया हमने, और y भी 1 टाइम ही है, ठीक है। तो ये हमने तमाम अल्फाबेट के जो है क्वांटिटी बता दी कि अगर u है तो 1 टाइम में, n है तो 1 टाइम में, i 2 टाइम में, v 1 टाइम में, e r s t y ये सब 1 टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो टोटल मतलब एक वर्ड है उसमें कितने अल्फाबेट हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी है। और ये जो जितने भी वर्ड हैं ये कितनी दफ़ा जो है यूनिवर्सिटी के लफ्ज़ में यूज़ हो रहे हैं उसको हमें यहाँ लिखना है कि भाई यू जो है ना यूनिवर्सिटी के नेम में एक ही दफ़ा आ रहा है, ठीक है। एन भी एक ही दफ़ा आ रहा है, आई 2 दफ़ा आ रहा है, और ये बाकी सारे एक एक दफ़ा आ रहे हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो P इजिकल टू एन परम्यूटेशन, और जितने भी ये एन हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे कि भाई n1 परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय n2 परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय n3 परम्यूटेशन multiply by n4 permutation multiply by n5 permutation multiply by n6 permutation multiply by n7 permutation multiply by n8 permutation multiply by n9 permutation। p is equal to n क्या था हमारा 10, ये रहा n क्या था हमारा 10, तो यहाँ पे हमने 10 परमुटेशन लिख दिया। n1 हमारा 1 परमुटेशन, तो 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n2 भी 1 था इसलिए 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n3 जो था वो 2 था हमारा, ठीक है। n3 जो है वो हमारा 2 है, तो हमने लिखा भाई n3 जो है वो 2 है और उसके साथ परमुटेशन का साइन लग जाएगा। मल्टीप्लाई बाय n4 1 था, परमुटेशन लग गया। मल्टीप्लाई बाय n5 भी 1 था, परमुटेशन। मल्टीप्लाई बाय n6 भी 1 था, परमुटेशन। मल्टीप्लाई बाय n7 भी जो है 1 था, परमुटेशन। मल्टीप्लाई बाय n8 जो था वो भी 1 था, परमुटेशन। मल्टीप्लाई बाय n9 जो था वो भी 1 ही था, 1 परमुटेशन। p इज इक्वल टू 10 का परमुटेशन लेंगे तो 3 6 2 8 8 0 0 आ जाएगा। 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का लेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का परमुटेशन लेंगे जब भी 2 ही आएगा, सही है। फिर 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का परमुटेशन 1 ही आएगा। इसी तरीके से तमाम 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। p इज इक्वल टू 3 6 2 8 8 0 0, तो ऐसे ही आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमने 2 आया, इसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1814400, तो ये p इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया। इसके बाद जो है वो प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन देख लेते हैं भाई कितना, ये जो अल्फाबेट है ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड है, वो 10 अल्फाबेट है, ठीक है। प्रोफेशन का जो वर्ड है वो 10 अल्फाबेट पे बना हुआ है, तो हमने n इजिकल टू 10 लिख दिया। फिर हम n1 इजिकल टू p लिया हमने 1 टाइम है, n2 इजिकल टू r लिया हमने 1 टाइम है, n3 इजिकल टू o लिया हमने 2 टाइम है, ठीक है, 2 टाइम है। n4 f लिया 1 टाइम है, n5 इजिकल टू e लिया 1 टाइम है, n6 इजिकल टू s लिया 2 टाइम है, n7 इजिकल टू i लिया 1 टाइम है, n8 इजिकल टू n लिया 1 टाइम है। फॉर्मूला लगाया p इजिकल टू n परमुटेशन, और ये तमाम n हमने यहाँ पे परमुटेशन के साथ लिख देना है, ठीक है। p इजिकल टू n क्या था हमारा 10 परमुटेशन, n1 क्या था 1 परमुटेशन, n2 भी 1 था, n3 2 था, n4 भी 1 था, n5 भी 1 था, n6 2 था, n7 1 था, n8 1 था। इन तमाम के साथ हमने परमुटेशन लगा देना है, ठीक है। p इजिकल टू 10 का परमुटेशन लिया तो 3 6 2 8 8 0 0 आया। 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा, इसी तरीके से ये 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। 2 का परमुटेशन लेंगे तो 2 ही आएगा, 1 का परमुटेशन लेंगे 1 ही आएगा, 1 का परमुटेशन लेंगे 1 ही आएगा, 2 का परमुटेशन लेंगे 2 ही आएगा, 1 का परमुटेशन लेंगे 1 ही आएगा, 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा। 3 6 2 8 8 0 ऐसे लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा तो 4 आया, 1 1 1
1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 4 आ गया। सही है, इसको इससे डिवाइड करा हमने, ठीक है, इसको हमने इससे डिवाइड करा तो 907200, ये हमारा आंसर आ गया प्रोफेशन का। लास्ट हमारे पास है लेमन। सॉल्यूशन लिख के भाई ये वर्ड कितने अल्फाबेट पे बना हुआ है, 1 2 3 4 5, तो n इजिकल टू हमने 5 लिख दिया। n1 इजिकल टू l लिया हमने 1 टाइम में, n2 इजिकल टू e लिया 1 टाइम में, n3 इजिकल टू m लिया 1 टाइम में, n4 इजिकल टू o लिया हमने 1 टाइम में, n इजिकल टू n लिया 1 टाइम में। ठीक है, फॉर्मूला लगाया p इजिकल टू n परम्यूटेशन n1 परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय n2 परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय n3 परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय n4 परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय n5 परम्यूटेशन। p इजिकल टू n n क्या था हमारे पास 5 परम्यूटेशन ले लिया। ठीक है, ये n हमारा 5 है, इसलिए हमने 5 परम्यूटेशन, और ये n1 1 था, n2 भी 1 था, n3 भी 1 था, n4 भी 1 था, n5 भी 1 था, इन सब के साथ हमने परम्यूटेशन का साइन लगाया। p इजिकल टू 5 का परम्यूटेशन लेंगे तो 120 आएगा, और तमाम इन 1 का परम्यूटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 का परम्यूटेशन लिया 1, 1 का परम्यूटेशन लिया 1, ये 1 भी ऐसे आएगा, ये 1 भी ऐसे आएगा, ये 1 भी ऐसे आएगा, क्योंकि 1 का परम्यूटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 120 ऐसे आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1 ही है, इसको इससे डिवाइड करो तो हमारा आंसर है 120। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1b देख लेते हैं। A bag contain 12 red and 8 black marbles. If 2 marbles are selected at random from the bag, what is the probability both are red, both are black, one of each color? 12 रेड और 8 जो है वो ब्लैक मार्बल्स हैं, कुछ 2 मार्बल्स जो हैं वो इनमें से सिलेक्ट किए गए हैं अचानक। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो दोनों मार्बल्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो दोनों रेड हैं, और दूसरे में कह रहे हैं कि वो दोनों ब्लैक हैं, और तीसरे में कह रहे हैं कि वो जो 2 मार्बल्स हमने सिलेक्ट करें वो एक रेड है और एक ब्लैक है। वन ऑफ ईच कलर का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो मार्बल्स हमने लिए ना वो एक एक कलर के लिए, एक रेड हमने लिया है और एक ब्लैक हमने लिया है। सही है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। अच्छा, सैंपल स्पेस अलग अलग तरीके से निकलता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमें मार्बल्स वगैरह दिया हुआ, मार्बल्स हो, बॉल्स का अगर दिया गया हो, और अगर बुक्स वगैरह का दिया गया हो, और अगर डेक कार्ड्स का दिया गया, जो 52 डेक कार्ड्स होते हैं हमारे वो ताज पत्ते जो होते हैं, उनकी अगर प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाए तो उसका जो है इन तमाम चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन से जो है वो सैंपल स्पेस हम निकालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्बल्स दिए हुए हैं ना, तो हम इसका किससे निकालेंगे, कॉम्बिनेशन से। तो सैंपल स्पेस लिख के हमने क्या लिखा कि भाई 12 रेड मार्बल्स थी, 8 ब्लैक मार्बल्स थी। ठीक है, एन क्या होगा, ये टोटल मार्बल्स असल में हैं कितनी, तो 12 और 8 कितनी हो गई 20, तो हमने n इजिकल टू 20 लिख दिया। n का मतलब कि जितनी भी, मतलब यहाँ पे जिन चीज की बात की है वो टोटल हैं कितनी, तो यहाँ पे मार्बल्स की बात की है ना, तो वो मार्बल्स हैं एक्चुअली कितनी, तो हमने लिखा भाई 20 है जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई रेड एंड ब्लैक में। तो 12 और 8 हुए 20, तो n इजिकल टू 20 हो गया कि टोटल 20 मार्बल्स हैं। आर हम लिखेंगे, आर क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन से निकालें तो उसके लिए हमें एन और आर की नीड है। तो एन हुआ मार्बल्स, यहाँ पे मार्बल्स की बात हुई है और वो टोटल हैं कितनी मार्बल्स, हमने लिखा 20 मार्बल्स हैं। आर का मतलब होता है सिलेक्शन, कि मार्बल्स की ये किसी भी चीज की बात हुई है तो उसमें से कितनी सिलेक्ट की गई है, तो यहाँ पे मार्बल्स की बात की गई है और यहाँ पे 2 मार्बल्स सिलेक्ट की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्शन की बात हुई है वो 2 की हुई है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, आर इजिकल टू 2 लिखेंगे कि 20 मार्बल्स हैं जिसमें से 2 जो है वो सिलेक्ट की गई हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस इजिकल टू NCR, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कहलाता है। ये कॉम्बिनेशन का ना एक प्रॉपर फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में जो है ना वो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू निकालेंगे। और कैलकुलेटर से किस तरीके से निकालेंगे वो भी आप मुझसे ग्रुप पे पूछ लेगा कि कॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से किस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस इजिकल टू NCR लिखिएगा। सैंपल स्पेस इजिकल टू n क्या था हमारा 20, C लिखा, R क्या था हमारा 2 लिखा। जब इसका हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो सैंपल स्पेस इजिकल टू 190। अच्छा, मैं ऐसी जो है वो बता देती हूँ कि आप जो है ना कैलकुलेटर में 20 मतलब लिखिएगा, सही है, फिर कॉम्बिनेशन का बटन होगा वहाँ को, उसको प्रेस करिएगा, फिर 2 दबाइएगा, तो आपको कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अभी भी अगर समझ ना आया हो तो ग्रुप पे पूछिएगा, मैं ग्रुप पे बता दूंगी। तो इसका कॉम्बिनेशन जब हमने निकाला कि 2C2 का 20C2 का, तो 190 आया सैंपल स्पेस,
अब हम वन बाय वन इसमें जो इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो पहले उन्होंने कहा है कि भाई जो 2 मार्बल्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो बोथ आर रेड, दोनों रेड हैं, तो हम इसका निकालते हैं। तो इवेंट ए में हमने क्या लिखा, बोथ आर रेड, तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू एनसीआर, इसका भी ठीक है, पूरे सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी हो वो कॉम्बिनेशन के थ्रू ही हम निकालेंगे, तो हमने एनसीआर लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बात हो रही है वो रेड मार्बल्स की बात हो रही है कि जो 2 मार्बल्स हमने सेलेक्ट करे हैं वो रेड के हैं, तो टोटल रेड मार्बल्स कितनी है, 12, तो एन की जगह हम 12 रेड मार्बल्स लिखेंगे, सी लिखेंगे, आर मतलब ये जो टोटल मतलब 12 रेड मार्बल्स हैं, इनमें कितनी सिलेक्ट की गई हैं, 2 सिलेक्ट की गई हैं, हमने 2 लिखा। 12C2 मतलब इसका कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 66 आएगा, सही है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब ये उसका फॉर्मूला, मतलब पहले तो ये होगा, ठीक है, पहले तो हम कॉम्बिनेशन से जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई किस तरीके से होगा, एन ए और एन एस, एन ए मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमारी आई है वो, और एन एस मतलब जो सैंपल स्पेस का फाइनल आंसर है वो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए, मैंने बताया था ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे हमने 66 रख दिया, एन एस मतलब जो हम सैंपल स्पेस का आंसर निकाला है वो, तो 190 लिख दिया। अब ये कटिंग हो रही है, इसको कटिंग कर दिएगा, ठीक है, और यहाँ पे 33 डिवाइड बाय 95 आ जाएगा, सही है। अच्छा, कोशिश करेगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर आप इस तरीके से फ्रैक्शन में दें, जितनी कटिंग हो सकती है आप उतनी कटिंग करिएगा, ठीक है, मजीद कटिंग अगर हो रही है ना तो करते जाइएगा, लेकिन आप इसको पॉइंट में आंसर मत दीजिएगा, ये मर्जी भी है, दोनों सूरतों में आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन सही क्या है कि आप इस तरीके से फ्रैक्शन में दे दें आंसर, ठीक है। बुक में भी देखिएगा कि बहुत कम ही है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो जो है अगर कटिंग नहीं हो रही है तो उसको डिवाइड कर दिया और पॉइंट में दे दिया, और नहीं कटिंग हो रही है तो करिएगा, अगर नहीं हो रही है तो उसका आंसर इस तरीके से आप फ्रैक्शन में दे दिएगा। तो मैंने इतनी तो कटिंग करी इसमें से, ठीक है ना, और ये अगर देखा जाए तो मैंने 2 के टेबल से काटा है कि 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 295 से 190 आया, तो 3 डिवाइड बाय 95, तो ये कटिंग नहीं हो रहा था, ठीक है, ये कटिंग नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या करा, इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। अब दूसरा जो इवेंट वो बता रहे हैं बोथ आर ब्लैक, तो हम बोथ आर ब्लैक का निकालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इवेंट बी का लिखा, बोथ आर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एनसीआर, इसका भी कॉम्बिनेशन से हम निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन की ब्लैक मार्बल्स जो हैं वो टोटल कितनी है, 8 हैं, 8 ब्लैक मार्बल्स हैं, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, और उस 8 ब्लैक मार्बल्स में से कितनी सिलेक्ट की गई है, 2, तो आर की जगह हमने 2 लिख दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए बी इज इक्वल टू, जब इसका कॉम्बिनेशन लिया तो 28 आया, ठीक है, 8C2 का हमने कॉम्बिनेशन लिया तो 28 आया। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया एन बी एन एस, एन बी का मतलब जो हमने प्रोबेबिलिटी बी निकाली उसका आंसर, एन एस का मतलब जो सैंपल स्पेस का फाइनल आंसर है वो, तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी क्या हो गया हमारा 28, और जो एन एस है हमारा 190, ठीक है। तो ये 2 के टेबल से काटा मैंने, 2 1 2, 2 4 8 और 295 से 190, तो ये मजीद नहीं कटिंग हो रही थी, इसलिए मैंने 4 डिवाइड बाय 95 यहाँ पे इसका आंसर स्टॉप कर दिया। इवेंट सी में कहा है 1 ऑफ ईच कलर, मतलब हर एक वो मार्बल्स जो है वो अलग अलग कलर की है, तो 2 मार्बल्स है ना हमने सेलेक्ट करी है, तो एक रेड होगी और एक ब्लैक होगी, तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू एनसीआर मल्टीप्लाई बाय एनसीआर, मतलब यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही कलर की नहीं बताई, उन्होंने मतलब एक ना हमें जो है ना क्लियरली नहीं बताया कि वो जो मार्बल्स हैं वो एक्चुअली हैं किस कलर की, उन्होंने बताया कि भाई मैंने हर एक कलर की ली है, मतलब 2 मार्बल्स मैंने सेलेक्ट करी हैं, तो वो मैंने एक ब्लैक ली और एक रेड लिए, तो इसलिए 2 कॉम्बिनेशन निकलेंगे, एक ब्लैक का निकलेगा एक रेड का निकलेगा। इसे प्रोबेबिलिटी सी में हमने 2 दफा 2 टाइम जो है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एनसीआर मल्टीप्लाई बाय एनसीआर, तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पे हम ब्लैक मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो रेड मार्बल्स कितनी थी, 12 थी, कितनी सिलेक्ट की गई है, एक, अब 2 सिलेक्ट नहीं करी गई, उन्होंने हर एक कलर की एक मार्बल ली है, 2 मार्बल सिलेक्ट करनी है ना उनको, तो उन्होंने हर एक कलर के लिए एक रेड लिए एक ब्लैक लिए, तो हमने लिखा कि 12 जो है टोटल रेड मार्बल्स थी उसमें से एक सिलेक्ट की है, मल्टीप्लाई बाय, और जो ब्लैक मार्बल्स थी वो 8 थी उसमें से भी एक सिलेक्ट की, फिर हम क्या प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू, इसका कॉम्बिनेशन लिया तो 12 आया, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया, और 8C1 का जो कॉम्बिनेशन लिया तो 8 आया, प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 96 है, प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू एन सी डिवाइड बाई एन एस, प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू एन सी हमारे पास 96 था, एन एस हमारे पास 190 था, ये जो है वो सैंपल स्पेस का फाइनल आंसर है, और एन सी जो है वो ये वाला आंसर है।
अब मैंने जो है इसको कटिंग करा तो ये 2 के टेबल से ही कटाएगा, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 1 बचे, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 2 8 ज़ा 16 हो गया, और 295 ज़ा 190। तो ये मजीद कटिंग नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्या करा, इसका आंसर यहीं पे स्टॉप कर दिया। 48 डिवाइड बाई 95। तो क्वेश्चन नंबर 1B भी आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1C देख लेते हैं। 1C में कह रहे हैं द कंटेंट्स ऑफ 10 सिमिलर कंटेनर्स ऑफ कमर्शियल सोप आर 10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.4 and 9.8 liters. Find 99% confidence interval for the mean soap contents of all such containers, assuming an approximately normal distribution. हमें 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये दो तरीके से जो है ना वो फाइंड आउट होता है। एक तो टी टेबल के थ्रू होता है और एक जेड टेबल के थ्रू, जिसको जी टेबल कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों टेबल के थ्रू जो है ना ये सॉल्व किया जाता है, लेकिन इसमें जो है एक अलग अलग कंडीशन होती है। ये इस पे आप अपनी मर्जी, मतलब हम मर्जी नहीं कर सकते कि हम अगर दिल चाहे तो टी टेबल से निकाले या दिल चाहे तो जी टेबल से निकाले, ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे कंडीशन होती है, उस कंडीशन को देखते हुए फिर हमें टी टेबल से या जी टेबल के थ्रू जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है। तो अगर एन जो है वो हमारा 30 से ना ग्रेटर देन है, एन मतलब ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, अगर इनकी क्वांटिटी जो है वो हमारी जो है वो एन से ग्रेटर देन हुई, मतलब 30 से ग्रेटर देन हुई, ठीक है। ये जो एन हुआ हमारा, इनकी जो क्वांटिटी हुई वो अगर 30 से ग्रेटर देन हुई, और स्टैंडर्ड डाइवर्शन जो है, स्टैंडर्ड डाइवर्शन अगर नॉन हुई, मतलब सवाल में गिवन हुई, तो वो जी टेबल के थ्रू निकलेगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिएगा कि एन जो है वो आपका 30 से ग्रेटर देन होना चाहिए और स्टैंडर्ड डाइवर्शन सवाल में गिवन होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जेड टेबल के थ्रू जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड आउट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड डाइवर्शन सवाल में नहीं है और हमारा जो एन है, मतलब ये नंबर्स हैं वो 30 से लेस देन है, तो फिर हम टी टेबल के थ्रू जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब यहाँ सवाल देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर एन देखते हैं सबसे पहले। तो ये सवाल जो मैंने अभी पढ़ा इसमें आपको स्टैंडर्ड डाइवर्शन कहीं भी नजर नहीं आई होगी, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइवर्शन नहीं है भाई, अननोन है, ठीक है ना। और जो ये एन है, ये जो नंबर्स ये देख लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स हैं। तो ये एन से लेस देन है, ठीक, मतलब 30 से लेस देन है, ठीक है ना। और दोनों ही कंडीशन बिल्कुल ठीक ही आई है यहाँ पे कि एन वो 30 जो है, एन जो है वो 30 से लेस देन है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइवर्शन भी नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब हम इसको टी टेबल के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो जब टी टेबल के थ्रू हम इसको निकालते हैं तो हम लिखते हैं फॉर एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन, ठीक है, ये लिखते हैं हम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन प्लस माइनस टी ए डिवाइड बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट में n, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें मीन चाहिए, टी टेबल चाहिए। अच्छा, ये जो है ना a जो होगा, a को डिवाइड करेंगे 2 से, a मैं अभी बताती हूँ क्या है। तो a को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर मतलब ये पूरा जो है ना वो टी टेबल है, इसको टी टेबल जो है वो कंसिडर करें कि यहाँ पे टी टेबल आएगा पूरा। और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और हमें n चाहिए। हमें कितनी चीजें चाहिए, 1 2 3 4, हमें 4 चीजें चाहिए, जब जाके हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 चीजें हम देख लेते हैं भाई, इसके लिए हमें सवाल में कुछ है गिवन। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, TA2 तो है ही नहीं हमारे पास, टी टेबल तो है ही नहीं, सही है, ये सॉल्व करना होगा आगे। n है हमारे पास 10, हमें नंबर्स पता हैं कितने n, मीन भी नहीं है हमारे पास और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं। ये 4 चीजें चाहिए जिसमें से हमारे पास सिर्फ एक चीज है, ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, साथ ही में जब हम यहाँ पर पहले ही जो है ना ये डेटा प्रिपेयर कर लेंगे एक तरीके से कि हमें चाहिए क्या क्या। तो हमें TA2 मतलब टी टेबल चाहिए, मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, n हमारे पास गिवन है। कॉन्फिडेंस इंटरवल किस परसेंटेज का निकालने के लिए कहा हुआ है, 99% का। हर चीज 100% की होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% का दिया है, तो 100 में से जब 99% गया तो 1% बचा, जो रिमेनिंग परसेंटेज होती है ना वो हमारा a कहलाता है। तो 100 में से जब 99 गया तो रिमेनिंग परसेंटेज क्या, सिर्फ 1% बची,
तो वो ए कहलाएगा। तो ए इज इक्वल टू 1%। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब परसेंटेज का साइन हम 1 लिखा, परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो 100 डिवाइड में आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.01। तो ये जो टी टेबल का ए है ना, ये भी हमने यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो टी टेबल के लिए बस ये डेटा आप इस तरीके से बना लीजिएगा और ये फिक्स होगा। ठीक है, जो जो चीज़ें चाहिए उसके आगे, जो जो चीज़ें चाहिए उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। एन हमारे पास है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% हो गया, ए हमारा 1% है और उसको हमने आगे सॉल्व भी कर लिया। अब हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और टी टेबल। ठीक है, 3 चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, जब जाके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने पे जो है वो पहुंचेंगे। तो हमें मीन के लिए क्या चाहिए भाई? मीन के लिए हमें समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमें समीशन एक्स चाहिए और समीशन एक्स का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो समीशन एक्स मतलब क्या है भाई? ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये तमाम नंबर्स जो हैं ये एक्स है ना हमारे, तो हमने तमाम नंबर्स लिख दिए। 10.2 लिख दिया, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.4, 9.8, ये तमाम नंबर्स हमने ले ली सवाल में से, इनको प्लस कर दिया तो 100.7 आ गया। ये हमारा समीशन एक्स आ गया। अब 1 बाय 1 हम इसका स्क्वायर लेते जाएंगे। इसका स्क्वायर लिया, 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 इसका स्क्वायर लिया। ठीक है, 1 बाय 1 आप स्क्वायर लेते गए, आपने इनको प्लस करा तो आपके पास आंसर आया 1014.65। तो ये समीशन एक्स भी आ गया और ये समीशन एक्स स्क्वायर भी आ गया। स्क्वायर लेना मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें बताया नहीं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन और हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, मीन को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन मीन कहेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आप पॉपुलेशन कहिएगा। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये सैंपल मैंने जो है वो बाय मिस्टेक लिख दिया था। कैलकुलेट पॉपुलेशन मीन, नॉर्मली जो मीन का फॉर्मूला होता है वही लगेगा, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, क्योंकि अनग्रुप डेटा है ना एक तरीके से। तो मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स हम पीछे निकाल के आए, टोटल वो लिखा हमने, और एन मतलब इनकी जो नंबर्स जो थे, हमें वो क्वांटिटी क्या थी हमारी 10 था, इसको इससे डिवाइड कर तो मीन इज इक्वल टू 10.07। समीशन एक्स जो आप लेंगे वो यहाँ से लेंगे, ठीक है, और डिवाइड जो करेंगे एन है हमारा 10। ठीक है, तो आपने समीशन एक्स लिया, डिवाइड करें 10 से, तो 10.07 आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या है भाई? एस इज इक्वल टू रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और ब्रैकेट में n-1। ठीक है, हम वैल्यूज पुट करेंगे। s इज इक्वल टू रूट n क्या था हमारा 10, समीशन एक्स स्क्वायर क्या था भाई? ये रहा 1014.65। ठीक है, 1014.65 माइनस का साइन ऐसे आ गया। समीशन एक्स क्या था हमारा? 100.7 और हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया। एन क्या था हमारे पास? 10, ब्रैकेट में भी एन है, वहां भी हमने 10 लिख दिया, -1 ऐसे आ गया। ठीक है, एस इज इक्वल टू रूट 10 को जब 1014.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10146.5। माइनस का साइन ऐसे ही लगा देंगे। 100.7 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 10140.49, और 10 में से जब 1 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा और 10 जो बाहर था वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एस इज इक्वल टू रूट, इसको इससे माइनस करेंगे आप तो 6.01 आएगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। एस इज इक्वल टू रूट, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा, इसका आप रूट ले लेंगे तो एस इज इक्वल टू 0.24। ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए। अब बस एक चीज रह गई है, वो है टी टेबल। तो हमें क्या मालूम करना है? वे TA2, इसका मतलब है टी टेबल इज इक्वल टू टी हमने ऐसे लिख दिया, ए हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 0.01। ठीक है, ए की जगह का हमने 0.01 लिख दिया, डिवाइडेड 2 ऐसी का ऐसी आ गया। जब 0.01 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 0.005 और टी तो ऐसी का ऐसी ही रहा। कॉमा डाल के ये 9 अब आप बोल रहे होंगे, ये देखें शुरू से बता देती हूँ। TA2 हम कैलकुलेट करेंगे, टी ऐसी का ऐसी रहा, ए जो है वो 0.01 जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा, सही है, और डिवाइड कर दिया 2 ऐसी का ऐसी आ गया, सही है। टी ऐसी का ऐसी आ गया, 0.01 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 0.005 आ गया। ठीक है, मतलब A2 जो है अब हमारा सॉल्व हो गया और हम टी टेबल में इसको आराम से देख लेंगे। लेकिन
टी टेबल में बहुत से टेबल हैं। अब हम उसमें सर्च करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे कौन सा टी टेबल सूट करेगा, ठीक है ना। आप अगर टी टेबल देखेंगे अपनी स्टेट्स की बुक में, बिल्कुल लास्ट में जो है वो टी टेबल, जी टेबल, एक्स टेबल वगैरह दिया हुआ है। तो उसमें टी टेबल का अगर आप पेज ओपन करें तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसमें से कौन सा जो टी टेबल है कि मैं यहाँ पर ले लूँ और यहाँ पे वो सूट करे, ठीक है। तो हमें एक नंबर चाहिए होता है, मतलब वहाँ पे ना एक सीरीज होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की एक सीरीज होगी। उस सीरीज में हम सर्च करेंगे कहाँ तक, 0.005 तक। तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक चीज दिखाती हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे 005 के जो है यहाँ पे बहुत सारे टेबल दिए हुए हैं। अब मैं भाई बोलूंगी कि 0.005 के तो बहुत सारे टेबल हैं, तो मैं कौन सा टेबल उठाऊं जो यहाँ सूट करे। यहाँ पे हमें 0.005 की जो लाइन में टेबल्स है ना, हमें वो सिलेक्ट करना है। तो उसमें तो बहुत सारे टेबल होंगे, तो मैं बोलूंगी कि भाई मैं एक नंबर चूज करूंगी, ठीक है, और उसकी लाइन में मैं देखूंगी कि कौन सा जो टी टेबल है वो मेरा सूट कर रहा होगा। मैं उसी टी टेबल को वहां से पिक करूंगी और मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे, वो नंबर जो हमें सिलेक्ट करना है वो हम नंबर कैसे सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो यहाँ जो है ना ये सीरियल नंबर का जो नंबर है ना, हमें इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो वो नंबर हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हम n में से 1 माइनस कर देंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हम टी टेबल कैलकुलेट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो n होगा ना हमारा, फॉर एग्जाम्पल n हमारा 10 है ना, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। जब 10 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 9, ठीक है। अब हमें वो नंबर पता चल गया, वो जो सीरियल नंबर है ना वहां पे हमें एक नंबर पता चल गया भाई 9 है। उस 9 की सीरीज में हमें देखना है और फिर वहां से 0.005 का एक टेबल पिक करना है और वो हम यहाँ लिख देंगे। तो मैंने जब 9 की सीरीज में 0.005 के टेबल को सर्च किया तो मेरे पास आंसर है 3.250, ठीक है। अभी मैंने इस तरीके से बता दिया, लेकिन अगर आपको अभी भी जो है ना वो टेबल मतलब सर्च करना या पिक करना आपको नहीं आ रहा हो कि भाई मैं किस तरीके से टेबल लूँ, तो ये ग्रुप पे पूछ लेगा, मैं आपको जो है ना वो टेबल देखना भी बता दूंगी कि टी टेबल हो या जी टेबल हो वो किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। अभी तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ऐसे रफ कॉलम में मैंने आपको करके बता दिया। तो जो मेरा टी टेबल आया है वो 3.250 आया है, ठीक है। अब मैं फॉर एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन, जब भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना स्टार्ट हो कोई भी परसेंटेज का, आपने सबसे पहले लिखना है भाई कि मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ पॉपुलेशन मीन के लिए, ठीक है। तो मैंने उसका फॉर्मूला, यहाँ पर जो n था वो 30 से लेस देन था और स्टैंडर्ड डाइविएशन भी सवाल में गिवन नहीं थी। इस वजह से मैंने जो है वो टी टेबल के थ्रू जो है कॉन्फिडेंस 99% का मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है मीन प्लस माइनस टी टेबल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट में n होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट। मीन जो हमने निकाला वो निकाला है 10.07 प्लस माइनस ऐसे आ जाएगा। टी टेबल हमने निकाला 3.250, हमने ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाली है 0.24, ठीक है। रूट में हमने क्या लिखा, n हमारा 10 था, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। 10.07 ऐसी रहेगा, प्लस माइनस ऐसी रहेगा, 3.250 ऐसी रहेगा, 0.24 ऐसी रहेगा। 10 का रूट लेंगे तो 3.16 आएगा, अभी भी ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा है। 10.07 ऐसी रहेगा, प्लस माइनस ऐसी रहेगा, 3.250 ऐसी रहेगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 0.24 को डिवाइड करेंगे 3.16 से तो 0.07 आएगा और वो भी अभी ब्रैकेट में आएगा। 10.07 ऐसी आ गया, प्लस माइनस ऐसी आ गया। 3.250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.07 से तो 0.22 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को एक जगह माइनस में कर देंगे और इसी चीज को एक जगह प्लस में कर देंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं वो प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रही है, क्योंकि बीच में जो साइन है ना वो प्लस का भी माइनस में। तो एक जगह इसको करके माइनस कर देंगे, एक जगह इसको करके प्लस कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, 10.07 पहले माइनस का साइन लिया, 0.22 और बीच में हमने 2 लगाया। 10.07 प्लस का साइन लिया, 0.22। अब इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया ये, इसको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 10.29, ठीक है। जब हमने इसको माइनस किया तो 9.85 आया और जब हम इसको प्लस किया तो 10.29 आया। अब देखते हैं कि जो पहला नंबर है और जो हमने मीन निकाला है पॉपुलेशन मीन, वो उससे लेस देन या ग्रेटर देन है।
तो वहाँ पर जो मीन निकाला है वो 10.07, यही देख लेते हैं ना, ये मीन चलता आ रहा है ना। तो 9.85 जो है ये पॉपुलेशन मीन से छोटा है ना, तो हमने लिखा 9.85 लेस देन पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन मीन जो है वो लेस देन है 10.9। ठीक है, तो जब भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल किसी भी परसेंटेज का निकालेंगे तो लास्ट में इस तरीके की कैलकुलेशन करना लाजमी है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये रिलेशन बताना है कि जो हमने ये आंसर निकाला, एक जगह माइनस किया एक जगह प्लस किया, तो वो जो है उसका रिलेशन क्या बन रहा है पॉपुलेशन मीन से। ठीक है, तो 9.85 जो है ना वो मीन से लेस देन है, इसलिए मैंने लिखा 9.85 लेस देन मीन, और जो मीन है ना वो इससे लेस देन है, तो मैंने लिखा मीन लेस देन 10.9। और जितने भी कॉन्फिडेंस इंटरवल जब निकलेंगे आप निकालेंगे तो तमाम का आंसर मतलब तमाम में ना एक ही जैसा रिलेशन बनेगा। ये एक फिक्स बात है, आप इसको समझ लें कि फिक्स बात है। कहीं पे भी यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ वाली वैल्यू जो है वो मीन से कम होगी और यहाँ वाली वैल्यू जो है वो मीन से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये फिक्स बात है कि एक जगह आप इसको माइनस करेंगे फिर एक जगह जब प्लस करेंगे तो यहाँ वाली वैल्यू मीन से कम ही आएगी और यहाँ वाली वैल्यू पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा ही आएगी। और आपने एंड में इस तरीके से लाजमी करना है, क्योंकि एंड में हम रिलेशन बताते हैं चाहे वो क्वेश्चन में बोले या ना बोले। ठीक है, कि ये जो हमने दोनों वैल्यूज निकाली हैं इसका क्या रिलेशन बन रहा है पॉपुलेशन मीन से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1C भी कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1D देख लेते हैं। 1D जो है वो 1 का जो D पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।